अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार आफरीदी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीमोफीलिया के बारे में कि हीमोफीलिया क्या चीज़ होती है, इसके साथ जो उनकी काजेज़ है, जो उनकी टाइप्स है, जो साइन और सिम्पटम्स है, जो उनकी डायग्नोसिस है, जो उनकी ट्रीटमेंट है और जो प्रिकॉशन है, ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊँगा हीमोफीलिया के बारे में कि ये किस चीज़ से काज होती है या इसके कितने टाइप्स या उनके जो अलामात है वो क्या हो सकते हैं किसी बंदे में अगर किसी को हीमोफीलिया है, और इनको आपने किस तरह से मालूम करना है। अगर किसी बंदे को हीमोफीलिया है तो उनको अपने कौन से तरीके से या कौन से टेस्ट करने से आपको पता चल सकता है कि इस बंदे को हीमोफीलिया है, और जो उनकी ट्रीटमेंट है या जो उनका इलाज है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो प्रिकॉशन है कि अगर किसी बंदे को हीमोफीलिया है तो उन्होंने कौन से एहतियाती तदाबीर ज़िंदगी में फ़ॉलो करने हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हीमोफीलिया क्या चीज़ है। दोस्तों, हीमोफीलिया हमारे साथ एक रेयर कंडीशन है जिसमें जो आपका ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से क्लॉट नहीं होता, वो जम नहीं होता। तो इसमें दोस्तों जो हमारे साथ मेल जो होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो ज़्यादातर इफ़ेक्ट होते हैं। उनका जो वजह है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, वो सब कुछ आगे आएगा कि मेल क्यों ज़्यादातर इफ़ेक्ट होते हैं हीमोफीलिया से। तो दोस्तों, ये हमारे साथ एक ऐसा कंडीशन है दोस्तों, मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी के बॉडी से जो खून जाता है, जो ब्लीडिंग होती है किसी के बॉडी से और वो जम नहीं होता, मतलब वो ब्लीडिंग रोक नहीं होती, तो उस हालत को दोस्तों हम हीमोफीलिया बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हीमोफीलिया क्या चीज़ है। दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हीमोफीलिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो आपके बॉडी से ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग जो है ना वो रोक नहीं पाता या वो क्लॉट नहीं होता, तो उस हालत को दोस्तों हम हीमोफीलिया बोलते हैं। इसके साथ दोस्तों जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे साथ प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लेटलेट्स के साथ काम करते हैं और जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकते हैं। तो मेन दोस्तों जो काम होता है ब्लीडिंग रोकने का, वो दोस्तों हमारे साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स होती है। जब भी इंजरी या एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो जब क्लॉटिंग रोकती है तो वो दोस्तों हमारे साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से होती है। और क्लॉटिंग फैक्टर दोस्तों हमारे साथ प्रोटीन से जो हमारे बॉडी में या जो हमारे ब्लड वेसल है उसमें मौजूद होते हैं। तो दोस्तों जो लोग होते हैं जिसको हीमोफीलिया होता है, तो उनको दोस्तों अक्सर फैक्टर 8 या जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है या क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, उनकी कमी उसमें मौजूद होती है। और दोस्तों इससे ये वाज़ेह होता है कि जो अगर किसी बंदे में इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की या जो क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 है या 9 है, अगर इनकी कमी है किसी की बॉडी में, तो उसको ज़रूर हीमोफीलिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम कासेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों कि हीमोफीलिया किस चीज़ से कास होती है। दोस्तों, हीमोफीलिया में यह होता है कि जो ब्लड होता है वो प्रॉपर तरीके से क्लॉट नहीं होता, वो जम नहीं होता। हीमोफीलिया डिसऑर्डर में दोस्तों जो हीमोफीलिया है हमारे साथ एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है या मुंतकिल होता है। अगर किसी के पेरेंट्स को, किसी के वालिदैन को जो हीमोफीलिया बीमारी है, वो उनके जो बच्चे हैं उनमें भी ये ट्रांसफ़र या मुंतकिल हो सकता है, जो हीमोफीलिया डिसऑर्डर है। दोस्तों जो हीमोफीलिया डिसऑर्डर है, ये जो हमारे साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स जीन्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम में, वहाँ पर जब चेंजेस आती है तो उनकी वजह से ये जो बीमारी है डेवलप हो जाती है। और दोस्तों हीमोफीलिया मर्दों में इसलिए कामन होता है कि देखो मर्दों में दोस्तों हमारे साथ एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही मौजूद होता है, और दोस्तों जो फीमेल होती है उनमें 2x क्रोमोसोम मौजूद होती है। दोस्तों अगर ये हमारे साथ जो डिसऑर्डर है ये एक्स क्रोमोसोम की चेंजेस की वजह से मतलब डेवलप हो जाती है। अगर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं या जो जीन्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम में, अगर उसमें चेंजेस आ जाए तो उनकी वजह से ये जो बीमारी है ये डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों मर्दों में हमारे साथ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो ही ख़राब हो जाए तो दोस्तों ये खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी दोस्तों जो हीमोफीलिया डिसऑर्डर है। और दोस्तों फीमेल में इसलिए ज़्यादातर कॉमन नहीं होती क्योंकि जो फीमेल्स होती है अगर उनमें एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही में चेंजेस आए तो दूसरा जो क्रोमोसोम है वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, और इसी वजह से ये दोस्तों जो बीमारी है डेवलप नहीं होगी। अगर दोनों क्रोमोसोम में चेंजेस आ गए तो फिर चांसेस होते हैं कि ये जो बीमारी है डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम में चेंजेस आए हैं तो दूसरे क्रोमोसोम ठीक है, तो फिर ये जो हीमोफीलिया है ये फीमेल में कॉमन नहीं होगी। तो इसी वजह से दोस्तों ये जो हीमोफीलिया है ये मर्दों में कॉमन होता है कि मर्दों में सिर्फ एक क्रोमोसोम मौजूद होता है, और जो चेंजेस आती है हीमोफीलिया डिसऑर्डर में तो वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में आती है, और दूसरा जो क्रोमोसोम होता है मेल में वो वाई है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, और जो फीमेल्स होती है उनमें 2x क्रोमोसोम मौजूद होती है। अगर उन दोनों में चेंजेस आ जाए तो फिर चांसेस होते हैं कि उस बंदे को भी, उस फीमेल को भी जो हीमोफीलिया है वो डेवलप हो सकता है, उसमें ये बीमारी लाहक हो सकती है उनको भी, अगर उनके दोनों क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों अगर कोई गर्ल है या कोई फीमेल है, उनको हीमोफीलिया है, शी मस्ट हैव द abnormal जीन ऑन बोथ ऑफ हर X chromosome and this is very rare. Sometimes hemophilia is acquired because of spontaneous genetic mutation. दोस्तों वही बात दोहराई गई जो मैंने आपको बताई कि अगर जो फीमेल से या जो लड़की है, अगर उनके दोनों क्रोमोसोम में चेंजेस आती है तो फिर उनको ये जो बीमारी है ये उनको हो सकती है, जो हेमोफीलिया डिसऑर्डर है। और दोस्तों ये जो हेमोफीलिया डिसऑर्डर है ये हमारे साथ एक्वायर्ड भी हो सकती है। मतलब अगर अचानक किसी के चेंजेस, मतलब किसी के जो क्रोमोसोम है या जो जीन्स है उसमें अचानक से चेंजेस आ गए, म्यूटेशन हो गया जीन्स में, तो उनकी वजह से भी दोस्तों जो हेमोफीलिया डिसऑर्डर है ये डेवलप हो सकती है। मैंने पहले आपको दोस्तों बताया कि ये इनहेरिटेड होता है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है या मुंतकिल होता है, वो भी बात भी ठीक है। लेकिन ये दोस्तों एक्वायर्ड भी हो सकता है। मतलब अगर किसी भी चीज़ की वजह से हमारा जो जीन्स है या जो हमारे क्रोमोसोम है उसमें चेंजेस आ गए, तो उनकी वजह से भी दोस्तों ये जो डिसऑर्डर है ये डेवलप हो सकती है हमारे बॉडी में। इसके बाद दोस्तों हम इनकी टाइप्स की तरफ चलते हैं कि हेमोफीलिया के कितने टाइप्स हैं और कौन से टाइप्स हैं। दोस्तों हेमोफीलिया के 2 टाइप्स हैं, इनमें से एक हमारे साथ हेमोफीलिया टाइप ए है और दूसरा हमारे साथ है हेमोफीलिया टाइप बी। दोस्तों जो हेमोफीलिया टाइप ए है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है। अगर किसी के बॉडी में क्लॉटिंग 8 की कमी है तो उनको दोस्तों हेमोफीलिया टाइप ए डिसऑर्डर हो सकता है। अगर किसी के बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी है तो दोस्तों उनको जो हेमोफीलिया टाइप बी है उनको ये हो सकता है। दोस्तों बाकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। दिस अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ हेमोफीलिया केसेस। मतलब जो 80% लोग होते हैं उनको हेमोफीलिया टाइप ए होता है, जो बाकी 20% लोग होते हैं उनको हेमोफीलिया टाइप बी डिसऑर्डर होता है। अबाउट 70% ऑफ पीपल विद हेमोफीलिया ए हैव द सीवियर फॉर्म। दोस्तों जो हेमोफीलिया है, जो हेमोफीलिया डिसऑर्डर है, उनको दोस्तों हम डिवाइड किया है हमने स्टेजेस में या टाइप से। एक दोस्तों हमारे साथ होता है माइल्ड हेमोफीलिया, दूसरा हमारे साथ होता है मॉडरेट हेमोफीलिया और तीसरा दोस्तों हमारे साथ होता है सीवियर हेमोफीलिया। दोस्तों माइल्ड हेमोफीलिया में यह होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होती है उनकी थोड़ी सी कमी होती है। हमारे बॉडी में बहुत सीवियर किस्म की डिफिशिएंसी नहीं होती क्लॉटिंग फैक्टर्स की हमारे बॉडी में, तो उनको दोस्तों हम माइल्ड हेमोफीलिया बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी में मॉडरेट है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं तो उनको दोस्तों हम मॉडरेट हेमोफीलिया बोलते हैं। मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो डिफिशिएंसी है वो ना ज़्यादा है और ना बहुत कम है, मतलब वो दरमियान में है, तो उनको दोस्तों हम मॉडरेट हीमोफीलिया बोलते हैं। अगर बहुत सीवियर किस्म की डिफिशिएंसी है हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की तो उनको दोस्तों फिर हम सीवियर हीमोफीलिया बोलते हैं। तो दोस्तों यही बात यहाँ पर की गई है कि जो 70% लोग होते हैं जिनको हीमोफीलिया ए डिसऑर्डर होता है तो उनमें सीवियर किस्म की डिफिशिएंसी होती है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनके बॉडी में। इसके बाद दोस्तों हेमोफीलिया टाइप बी की तरफ आते हैं तो दोस्तों इनको हम क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जो पेशेंट था उनमें डेवलप हुआ था, उसका नाम जो था वो क्रिसमस था, तो इसी वजह से उनका जो नाम है क्रिसमस डिजीज़ भी रखा गया। द पर्सन लेक्स क्लॉटिंग फैक्टर 9, इसमें दोस्तों जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है उनकी कमी होती है। तो दोस्तों अगर किसी के बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी है तो उनको हेमोफीलिया टाइप बी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर किसी के बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी है तो उनको दोस्तों जो हेमोफीलिया टाइप ए है उनको कास हो सकता है। अब आगे की तरफ चलते हैं। हेमोफीलिया अकर्स इन अराउंड 1 in every 20,000 मेल्स बोर्न वर्ल्ड वाइड। दोस्तों जो हेमोफीलिया डिसऑर्डर है या ये जो बीमारी है ये तकरीबन 20,000 लोगों में से या मर्दों में से सिर्फ एक ही बच्चे को जो हेमोफीलिया डिसऑर्डर है हो सकता है। अगर पूरी दुनिया में 20,000 बच्चे पैदा होंगे, मर्द जो मेल बच्चे होते हैं अगर वो पैदा होंगे तो उनमें से सिर्फ एक ही बच्चे को चांसेस हो सकता है कि उनको हेमोफीलिया डिजीज़ कास हो जाए। अब आगे की तरफ चलते हैं। बोथ ए एंड बी कैन बी माइल्ड मॉडरेट आर सीवियर। दोस्तों जो हेमोफीलिया जो टाइप ए है और जो टाइप बी है ये दोनों जो डिसऑर्डर है ये दोनों माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज इन द ब्लड। दोस्तों जो टाइप ए है और जो टाइप बी जो हेमोफीलिया है ये दोस्तों दोनों माइल्ड हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं या सीवियर होंगे। तो ये दोस्तों हमारे साथ जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो अमाउंट होती है, जो मकदार होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे बॉडी में थोड़ा सा जो लेवल है क्लॉटिंग फैक्टर्स की वो थोड़ा सा कम है तो उनको दोस्तों हम फिर माइल्ड हेमोफीलिया बोलेंगे। माइल्ड हेमोफीलिया टाइप ए हो गया या माइल्ड हेमोफीलिया टाइप बी हो गया। अगर हमारे बॉडी में जो क्लॉटिंग
क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो मकदार है वो मॉडरेट है, मतलब ना बहुत ज़्यादा कम है और ना नॉर्मल है, मतलब दरमियान में है, तो उनको दोस्तों फिर हम मॉडरेट हेमोफीलिया बोलेंगे। अगर हमारे बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो मकदार है, जो अमाउंट है, वो बहुत सीवियर किस्म की डिफिशेंसी है, बहुत कम है हमारे बॉडी में, तो फिर दोस्तों उनको हम सीवियर हेमोफीलिया बोलेंगे। और दोस्तों जो मकदार है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, अगर वो 5 से लेकर 40% तक है, तो फिर दोस्तों उनको हम माइल्ड हेमोफीलिया तस्वर करेंगे। अगर वो 1 से लेकर 5% तक है, तो फिर वो हमारे साथ मॉडरेट में आता है। अगर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की अगर उनकी जो मकदार है वो 1% से भी नीचे आ जाता है, तो फिर दोस्तों हमारे साथ ये सीवियर हेमोफीलिया में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम सिम्पटम्स की तरफ आते हैं। अगर किसी को हेमोफीलिया है तो उसमें कौन से अलामात नमूदार हो सकते हैं। हेमोफीलिया सिम्पटम्स इंक्लूड एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड एजी ब्रूजिंग। दोस्तों अगर किसी को हेमोफीलिया है तो उनके बॉडी से एक्सेसिव ज़्यादा मकदार में ब्लीडिंग जाती है। एंड एजी ब्रूजिंग, और ब्रूजिंग का मतलब यह होता है जब हमारे स्किन के नीचे कोई आर्टरीज या वीन्स वगैरह डैमेज हो जाए और नीचे ब्लीडिंग हो और वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आता स्किन के बाहर से, तो उसको दोस्तों हम ब्रूजिंग बोलते हैं, जो कि आप पिक्चर स्क्रीन पर देख सकते हो। द सीवियरिटी ऑफ सिम्पटम्स डिपेंड्स ऑन हाउ लो द लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इन द ब्लड। जो सीवियरिटी होती है सिम्पटम्स की अलामात की, तो वो दोस्तों क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर दोस्तों जो ब्लीडिंग होती है हमारे बॉडी से और भी ज़्यादा होती है, मतलब अगर कोई भी कट वगैरह हमें लग जाती है। ब्लीडिंग कैन आकर एक्सटर्नली और इंटरनली। जो ब्लीडिंग होती है वो इंटरनल भी हमारे बॉडी में भी हो सकती है और हमारे बॉडी से बाहर भी हो सकती है। एनी वुंड, कट, बाइट और डेंटल इंजरी कैन लीड टू एक्सेसिव एक्सटर्नल ब्लीडिंग। जो भी कट वगैरह हो या किसी चीज़ ने हमें काटा हो या डेंटल इंजरी हो, तो उनकी वजह से दोस्तों एक्सटर्नल ब्लीडिंग अक्सर ज़्यादा होती है। स्पॉन्टेनियस नोज़ ब्लीड्स आर कॉमन। दोस्तों जो नोज़ ब्लीड होती है, नाक से जो ब्लीडिंग होती है, वो अक्सर कॉमन होती है जो हेमोफीलिक पेशेंट है उनमें। साइन ऑफ एक्सेसिव इंटरनल ब्लीडिंग इंक्लूड ब्लड इन द यूरिन और स्टूल एंड लार्ज डीप ब्रूजेज। दोस्तों जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उनके अलामात ये है कि आपके पेशाब में ब्लड आ सकता है, जो आपके स्टूल से जो आपकी बड़ी पेशाब है या जो आपकी फीसेस है उसमें भी ब्लड आ सकता है। एंड लार्ज डीप ब्रूजेज, और जो ब्रूजेज है वो भी आ सकते हैं। स्किन के नीचे जो ब्लीडिंग होती है वो भी आपको हो सकती है। ये हमारे साथ अलामात है इंटरनल ब्लीडिंग की। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अ पर्सन विद हेमोफीलिया में एक्सपीरियंस इंटरनल ब्लीडिंग इन द ब्रेन फॉलोइंग अ बम्प ऑन द हेड। दोस्तों अगर किसी को हेमोफीलिया है तो उनके जो ब्रेन है उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें उनको बम्प नज़र आ सकता है हेड के ऊपर या सर में उनको बम्प नज़र आ सकता है। उनका जो पिक्चर है बम्प का आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बम्प में दोस्तों हमारे साथ जो हेड है उसमें स्वेलिंग होती है और ये दोस्तों हमारे साथ एक अलामत है इंटरनल ब्लीडिंग की। सिम्पटम्स ऑफ ब्रेन ब्लीडिंग कैन इंक्लूड हेडेक्स, वॉमिटिंग, लेथर्जी, बिहेवियरल चेंजेस, विजन प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस एंड सीजर। दोस्तों अगर किसी को इंटरनल या ब्रेन ब्लीडिंग है तो उनका जो सर है उसमें दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग उनको आ सकती है, मतलब उनको वो उल्टी आ सकती है, उनको लेथर्जी फील हो सकती है, मतलब उनको थकावट महसूस हो सकती है, उनका जो बिहेव है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उनका जो विजन है, जो उनका नज़र है उसमें भी उनको मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर किसी को ब्रेन ब्लीडिंग हुई है। और पैरालिसिस भी उनको हो सकता है, मतलब उनको फालिज भी हो सकता है और उनको सीजर भी हो सकता है, मतलब उनको झटकी भी आ सकती है अगर उनको किसी पेशेंट को जो भी ब्रेन ब्लीडिंग हुई है। इसके बाद दोस्तों हम डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं कि आपने किस तरह से मालूम करना है कि इस बंदे को हेमोफीलिया है या नहीं है। ब्लड टेस्टिंग इज़ की टू डायग्नोसिंग हेमोफीलिया। दोस्तों जो ब्लड होती है उनके ज़रिए से ही हम मालूम कर सकते हैं कि इस बंदे को हेमोफीलिया है या नहीं है। मेडिकल हिस्ट्री एंड ब्लड टेस्ट आर की टू डायग्नोसिंग हेमोफीलिया। और इसके साथ दोस्तों मेडिकल हिस्ट्री भी ज़रूरी होती है उस पेशेंट की कि उनके जो पेरेंट्स है उसमें किसी भी बंदे को जो हेमोफीलिया है वो मर्ज तो नहीं है, तो उनकी वजह से भी हम मालूम कर सकते हैं कि इस पेशेंट को हेमोफीलिया हो सकता है या नहीं हो सकता। इफ़ अ पर्सन हैज़ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स और इफ़ हेमोफीलिया इज सस्पेक्टेड, अ फिजिशियन विल आस्क अबाउट द पर्सन फैमिली एंड पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री एज दिस कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई द काज। वही बात दोहराई गई है, अगर किसी बंदे को ब्लीडिंग होती है या अगर उनको हेमोफीलिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को हेमोफीलिया हो सकता है, तो जो डॉक्टर है वो पेशेंट से पूछेगा उनकी फैमिली के बारे में, अगर उनकी जो पर्सनल हिस्ट्री होती है उनके बारे में उनसे पूछेगा
कि इस बंदे के जो पेरेंट्स हैं उनको तो हेमोफीलिया नहीं था, तो उनकी वजह से भी दोस्तों आप मालूम कर सकते हैं कि इस पेशेंट को हेमोफीलिया है या नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। या फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट। दोस्तों आप फिजिकल एग्जामिनेशन से भी मालूम कर सकते हैं कि इस पेशेंट को हेमोफीलिया है या नहीं है। अगर किसी के बॉडी से जो ब्लीडिंग होती है वो रोक नहीं होती तो आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि इस बंदे को हेमोफीलिया हो सकता है। Blood test can provide information about how long it takes for blood to clot, the levels of clotting factors, and which clotting factor, if any, are missing. दोस्तों जो ब्लड टेस्ट होती हैं उनसे हम मालूम कर सकते हैं कि उनका जो क्लॉटिंग टाइम है वो कितना है। अगर वो बहुत ज़्यादा है, अगर किसी का क्लॉटिंग टाइम, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि इस बंदे को हेमोफीलिया ज़रूर है। द लेवल्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, अगर जो लेवल्स है क्लॉटिंग फैक्टर की जो मकदार है वो भी आप मालूम कर सकते हैं कि वो कम है या ज़्यादा है। एंड विच क्लॉटिंग फैक्टर इफ़ एनी आर मिसिंग, और आप ये भी मालूम कर सकते हैं ब्लड से कि जो क्लॉटिंग फैक्टर से वो फैक्टर 8 की कमी है या क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी है, तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा फैक्टर आपके बॉडी में कम है, तो ये भी आप ब्लड के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट रिजल्ट कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हेमोफीलिया एंड इट्स सीवियरिटी, और ब्लड टेस्ट से दोस्तों हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि जो हेमोफीलिया है किसी को टाइप ए है या टाइप बी है, और उनकी जो सीवियरिटी है वो भी आप मालूम कर सकते हैं कि वो जो सीवियरिटी है वो मतलब माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर किस्म की है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशेंसी होती है आपके बॉडी में, तो ये भी आप मालूम कर सकते हैं ब्लड टेस्ट के ज़रिए। इसके बाद दोस्तों हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि जो हेमोफीलिया है आप इनको किस तरह से ट्रीट कर सकते हो या जो उनका इलाज है वो क्या है। हेमोफीलिया इज ट्रीटेड विद रिप्लेसमेंट थेरेपी। दोस्तों जो हेमोफीलिया होता है ये हम रिप्लेसमेंट थेरेपी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं, या जो उनका इलाज है वो हम रिप्लेसमेंट थेरेपी के ज़रिए करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स, रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, दिस इन्वॉल्व्स गिविंग और रिप्लेसिंग द क्लॉटिंग फैक्टर दैट आर टू लो और मिसिंग इन अ पेशेंट विद द कंडीशन। रिप्लेसमेंट थेरेपी में ये होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होती है या उनको हम रिप्लेस कर देते हैं, या जो कमी है किसी के बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की उनको मतलब हम पूरा कर देते हैं इंजेक्शन के ज़रिए या जिस भी ज़रिए से हम उनको पूरा कर देते हैं, तो ये हमारे साथ रिप्लेसमेंट थेरेपी में आ जाते हैं। पेशेंट रिसीव क्लॉटिंग फैक्टर्स बाय इंजेक्शन और इंट्रावेनियसली। दोस्तों जो पेशेंट होते हैं जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है तो वो इंजेक्शन के ज़रिए जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं, या जो कमी है क्लॉटिंग फैक्टर्स की तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो इंजेक्शन के ज़रिए वो ले सकते हैं। सिंथेटिकली प्रोड्यूस फैक्टर्स आर कॉल्ड रिकम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो सिंथेटिकली मतलब जो लेब्स में तैयार हो जाते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है तो उनको दोस्तों हम रिकम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। मतलब जो लेब्स में या जो ह्यूमंस बना देते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बाहर इंसान के बॉडी से जो बाहर बना देते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है तो उनको दोस्तों हम रिकम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सम पेशेंट विल नीड रेगुलर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। कुछ पेशेंट को जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो रेगुलर बेसिस पर या डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर उनको ज़रूरी होती है कि जो ब्लीडिंग उनसे जाती है तो उनको वो रोक सके। तो इस थेरेपी को दोस्तों हम प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी बोलते हैं। अगर किसी को डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर जो थेरेपी ज़रूरी होती है तो उस थेरेपी को या उस इलाज को दोस्तों हम प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी बोलते हैं। दिस इज़ टिपिकली रिकमेंडेड फॉर पीपल विद द सीवियर फॉर्म्स ऑफ हेमोफीलिया ए। और जो प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी होती है या जो रेगुलर थेरेपी होती है ये दोस्तों हमारे साथ जो हेमोफीलिया टाइप ए पेशेंट होते हैं तो उनको ये ज़रूरी होती है कि वो डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर जो मेडिसिन है उनको वो इस्तेमाल करें। Others receive demand therapy, a treatment that is given only after bleeding begins and remains uncontrollable. और एक दोस्तों हमारे साथ डिमांड थेरेपी होती है, ये उन पेशेंट को ज़रूरी होती है जिनमें मतलब जो कमी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी सी कमी है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की थोड़ी सी कमी है। तो ये दोस्तों जो थेरेपी है डिमांड थेरेपी मतलब जब भी ज़रूरत होती है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है किसी बंदे से या वो कंट्रोल नहीं होती तो ये दोस्तों हमारे साथ डिमांड थेरेपी में आ जाती है कि उनको टाइम के मुताबिक उनको जो मेडिसिन होते हैं वो दे देते हैं, फिर मतलब उनको रेगुलर नहीं देते तो ये हमारे साथ
दोस्तों हम प्रिकॉशन की तरफ चलते हैं। अगर किसी बंदे को हीमोफीलिया है तो उन्होंने ज़िंदगी में कौन से एहतियाती तदाबीर फॉलो करने हैं कि उनको ब्लीडिंग कम हो, मतलब उनके बॉडी से जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाए। तो उनकी हम बात करते हैं। देयर इज़ नो वे टू क्योर हीमोफीलिया बट देयर आर वेज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड टू प्रोटेक्ट जॉइंट्स। दोस्तों जो हीमोफीलिया है उनका जो ट्रीटमेंट है वो अभी तक नहीं आया है, मतलब उनको आप ट्रीट नहीं कर सकते, पूरे तरीके से उनको ख़त्म नहीं कर सकते। बट देयर आर वेज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड टू प्रोटेक्ट जॉइंट्स। और इसके अलावा बहुत से तरीके हैं या बहुत से रास्ते हैं जिनके ज़रिए जो ब्लीडिंग आपके बॉडी से जाती है या जो आपके जॉइंट्स है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है उनको आप मतलब जो ब्लीडिंग है उनको आप रोक सकते हो, और जो आपके जॉइंट्स है उनको भी आप महफूज कर सकते हो। दीज इंक्लूड, इसमें हमारे साथ शामिल है रेगुलर एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपके बॉडी से ब्लीडिंग कम हो सकती है, मतलब कम जाएगी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। अवॉइडिंग सर्टन मेडिकेशन सच इज़ एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड हेपारिन विच आर ब्लड थिनर्स। तो आपने ये मेडिसिन भी यूज़ नहीं करने अगर आपको हीमोफीलिया है। जो डिस्प्रिन है या जो एस्पिरिन जो मेडिसिन है आपने ये भी यूज़ नहीं करना। जो एनसेड ड्रग होते हैं जिनको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, मतलब जो हम पेन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मेडिसिन भी आपने इस्तेमाल नहीं करने, जैसा कि डिक्लोफेनेक हो गया और जो हेपारिन मेडिसिन है। ये जो तीनों मेडिसिन है दोस्तों आपने ये यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जो आपका ब्लड है और भी थिन हो जाता है और आपके बॉडी से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी अगर आप ये जो मेडिसिन है इस्तेमाल करते हो। तो ये जो तीनों मेडिसिन है ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करने अगर आप को हीमोफीलिया है। प्रैक्टिसिंग गुड डेंटल हाइजीन, जो आपके दांत हैं उनको भी आपने साफ़ रखना है, उनकी जो हाइजीन है या जो उनकी सफाई है उनको आपने ज़रूर करना है अगर आपको हीमोफीलिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एज प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अ पेशेंट में रिसीव रेगुलर इंजेक्शन ऑफ एन इंजीनियर्ड वर्जन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 फॉर हीमोफीलिया ए और 9 फॉर हीमोफीलिया बी। दोस्तों अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उन्होंने टाइम के मुताबिक जो इंजेक्शन है उन्होंने इस्तेमाल करने हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की इंजेक्शन होती है और जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की इंजेक्शन होती है। जो क्लॉटिंग फैक्टर की 8 की इंजेक्शन है वो हीमोफीलिया ए पेशेंट के लिए है, और जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की इंजेक्शन है वो हीमोफीलिया टाइप बी पेशेंट के लिए है। The Center for Disease Control and Prevention (CDC) recommend regular testing for blood-borne infection like HIV and hepatitis and vaccination against hepatitis A and B। जो CDC इदारा है वो रिकमेंड करता है कि आप रेगुलर टाइम पर जो टेस्ट होती है जैसा कि HIV हो गया, हेपेटाइटिस के लिए जो टेस्ट होते हैं वो भी आप परफॉर्म किया करें अगर आपको हीमोफीलिया है। और जो वैक्सीनेशन होती है हेपेटाइटिस के खिलाफ A और B के खिलाफ जो वैक्सीनेशन होती है उनको भी आप लगाया करें टाइम के मुताबिक, जिस तरह डॉक्टर ने आपको बताया है। पीपल विद हीमोफीलिया हु रिसीव डोनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स में बी एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग दीज डिजीजेज। वो लोग जो ब्लड लेते हैं या डोनेटेड ब्लड इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये इन्फेक्शन की ज़्यादा चांसेस होती है कि उनको ये इन्फेक्शन हो। तो उन्होंने टेस्ट ज़रूर करवाने हैं कि उनको पता चल सके कि उनको तो ये इन्फेक्शन काज नहीं हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजरीज दैट कैन काज ब्लीडिंग अ पर्सन कैन वियर पैडिंग। अगर आप रोकना चाहते हो जो आपकी ब्लीडिंग है या आप एहतियात करना चाहते हो तो आपने दोस्तों पैडिंग भी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको हीमोफीलिया है, पैडिंग दोस्तों स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो, ये हर एक जगह के लिए अलग अलग पैडिंग इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों अगर आप ब्लीडिंग को रोकना चाहते हो तो ये जो पैडिंग है आप इनको इस्तेमाल करो। एक्स्ट्रा केयर इज़ नीडेड व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स और हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा एहतियात ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो या कोई और एक्टिविटीज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा एहतियात करना पड़ता है अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, वो मैं आप लोगों के साथ इन्हीं वीडियोस के जरिए शेयर करता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं या कुछ मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। या दोस्तों आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो मेडिकल दोस्त वकार, आप वहाँ पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ़ी अमान अल्लाह।